had been conducted in October, which had been focusing on CAT and had been in collaboration with the Career Council. Our aim now is to give GATE aspirants a better understanding of the exam preparation and attempt. So we hope this session clarifies common doubts and misconceptions. Today we have with us Prateek sir, a BTech pass out in 2023 from the mechanical department. He had given his GATE in maths, and Swagat sir, a CSE MTech alum of 2025. So could you both please introduce yourselves, touching upon your academic background? And if possible, can you both also switch on your cameras? Hi, am I audible? Yes, sir, you're audible. Uh, Hindi works now. Yeah, Hindi works. So हेलो गाइस, मैं प्रतीक अग्रवाल हूँ. मैंने 2019 में मैकेनिकल में यहाँ ज्वाइन किया था. उसके बाद 23 में जब पास आउट हुआ तो मेरा प्रोडक्ट एनालिस्ट का पहला वाला प्लेसमेंट लगा था, लेकिन फिर कंपनी के फाइनेंशियल इश्यूज कुछ थे, तो लाइक मैं और मेरे काफ़ी दोस्तों को वहाँ से ले ऑफ कर दिया गया था. तो फिर उसके बाद करीबन नवंबर का टाइम हो चुका था. उस टाइम में सोचा चलो गेट देते हैं. तो फिर वही मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने कहा मैथ्स में गेट देते हैं. तो फिर मैंने नवंबर दिसंबर पढ़ाई करी. जनवरी में फिर मैंने अपने सारे मॉक पेपर्स दिए. तो फिर फेब में अपना गेट दे के फिर ये आईआईएससी बैंगलोर में क्वांटम टेक्नोलॉजी में मास्टर्स अपना स्टार्ट किया. सो ये साइड से इतना ही. Thank you, sir. Swagat sir, on to you. Hello guys, I hope you must be doing well. So I am Swagat and I completed my bachelor's in 2023 and then I secured rank All India rank 484 in GATE CSE, and then I joined IIT BHU for doing my master's in AI, and currently now I am working for Ministry of Home Affairs. So I had like through GATE also I had multiple offers, some central government jobs and PSUs, and I also had got the campus placement in Commonwealth Bank of Australia as a data scientist. So okay, that's it. Then we will talk later. Thank you, sir, for giving us your academic background. So, I would like to begin with the questions now. So, Prateek, sir, you said that you had started your prep in November. So, like, what was your approach and how had you planned it? Like, was it early? Was it late? लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मतलब ऑब्वियसली मैं गूगल पे गया था, मैंने सर्च किया तो उसमें लिखा था कि मैथ्स के लिए कुछ अराउंड 8 महीने चाहिए रहते हैं. तो ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ 1.5-2 महीने थे. तो ट्रेडिशनली कहा जाए तो मैं लेट था, लेकिन मेरे साथ एक ये बात थी कि मुझे मैथ्स ऑलरेडी बहुत पसंद था. तो मेरे पास जैसे होता ना कि बर्नआउट वाला फील नहीं था. मैं दिन के 7-8 घंटे आराम से पढ़ लेता था. मतलब पता भी नहीं चलता था कि मैं पढ़ रहा हूँ. तो एक वो एडवांटेज था मेरे पास. सेकेंडली लाइक यूट्यूब पे मैं ऐसे रैंडम बहुत सारे होते हैं ना कि मैथमेटिकल वीडियोस देखता रहता था. तो भले ही मैंने कॉन्सेप्ट उनको डायरेक्टली पढ़ा नहीं था, लेकिन मेरे पास एक ऐसी रैंडम स्टडी से एक आइडिया था. तो उसके बाद फिर वही मैंने सिंपल अपना सिलेबस देखा जो भी था मैथमेटिक्स का. उसमें जो भी सब्जेक्ट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जैसे लीनियर अलजेब्रा था, ओडी थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं. तो पहले मैंने वो वाले ले लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले. एक दो जो होते काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं, फंक्शनल एनालिसिस हो गया, जैसे टोपोलॉजी हो गई, बहुत एडवांस कोर्सेज होते हैं और ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ सकता था. तो वो एकदम जो जिनसे कम कम अमाउंट आता था और काफ़ी डिफिकल्ट था, तो वो वाला पार्ट मैंने उस टाइम छोड़ दिया था. कुछ इजी भी थे, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, आप लोगों ने अगर मैकेनिकल के होंगे तो सप्लाई चेन में पढ़ा होगा. तो वो वाला काफ़ी इजी होता है. तो ये कर करा के लाइक मैंने हर सब्जेक्ट को ऐसे 4-5 दिन दिए थे. मैं सबको लाइक इतना बहुत प्लान नहीं था, बस ये था कि जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, जो सब टॉपिक, उसको 4-5 दिन में ख़त्म किया. और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेता रहा, जैसे लाइक बीच में एनिमे देख लिया, कभी कुछ और कर लिया, ये सब था. तो दिसंबर एंड तक 1.5-2 महीने में मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था. फिर 1 महीने में बस
रोज जाता था, एक पेपर देता था, थोड़ा बहुत फिर अपने मजे करता था। तो ऐसे ही सिंपल सा था। लाइक एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब काम आएगी, ये सब तो ठीक है मेरी पर्सनल लाइफ थी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो क्वेश्चन जो होता है वो अपने पीछे एक कोई हिडन इंफॉर्मेशन, वो कोई इंफॉर्मेशन हाइड करके रखा है। लाइक उसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाना होगा, या कोई एक प्रॉब्लम, वो एक कोई डाउट आपके मन में क्रिएट करना चाह रहा है, तो आपको क्वेश्चन क्या डाउट आपके मन में क्रिएट करना चाहता है उसको ध्यान देना होगा। और जो ऑप्शंस रहते हैं वो जनरली आप लोगों ने तो जेई दिया ही है, आपको पता रहेगा कि ऑप्शंस भी वैसे रखते हैं कि अगर आपने ये गलती करी तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपने ये गलती करी तो ये ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो आपको फिर ये भी देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, इसमें ये पॉसिबल ये गलती वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं करूंगा, और ये प्रोबेबली यहाँ पे मुझे फंसाना चाह रहा है। तो आपको क्वेश्चन आपको कैसे फंसाना चाहता है वो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, तो उससे आपको जो अपनी थ्योरी है वो भी ज्यादा समझ में आएगी, और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, अप्रोच करना, वो काफी हेल्पफुल रहेगा। आई थिंक यही एक जो बेस्ट चीज है जो मेरे यूजफुल रही वो यही थी। Okay, sir. So you started a bit late, but you were consistent after that, so it helped you and you were strong in maths. Okay, so Swagat sir, when did you start and how did you plan? हाँ, सो मैंने जब मैं व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, तो मैंने उस समय गेट का अटेम्प्ट दिया था। सो उस समय मैं उतना सीरियस नहीं था, मतलब मैं दो चार सब्जेक्ट्स ही मैंने पढ़े थे, एप्टी वगैरह, और फिर अपने लिए जो सीएस के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स वगैरह, और कुछ कुछ मैं पढ़ के ही मैं दिया था। मतलब मेरी जो सिलेबस कंप्लीशन अराउंड 20% भी नहीं होगी हार्डली। सो द तो मैंने पहला अटेम्प्ट ऐसे दिया था गेट का, व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर। सो मेरी रैंक कुछ 3000 के अराउंड आई थी, 3006। एंड उसके बाद फिर मैं फोर्थ ईयर में आ गया, तो फोर्थ ईयर में कॉलेज के प्लेसमेंट्स वगैरह ये सब का सीन रहता था। सो फिर तो प्रिपरेशन ऐसे चलता था, बट उतना कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की, मतलब मन लगा करके। और जो प्रॉपर जो होता है, मैं अराउंड 10 आवर्स तो 10 आवर्स आई यूज टू गिव, ऐसा रहता था सीन। तो एक ये है और फिर मैं बीच बीच में सब्जेक्ट वाइज जो मॉक टेस्ट होते थे, मैं वो अटेम्प्ट करता था। पीवाईक्यूज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वी विल डिस्कस इट। तो सबसे पहले तो क्योंकि गेट कंप्यूटर साइंस में अराउंड 1.5 लाख बच्चे अटेम्प्ट कर देते हैं गेट कंप्यूटर साइंस, इट इज तो काफ़ी कंपटीशन हो गया है। और पेपर जो होता है मोस्टली गेट कंप्यूटर साइंस का काफ़ी एनालिटिकल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह ये सब, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो ऐसा रहता है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, तो फिर आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इजिली। तो कॉन्सेप्ट तो मैं पहले जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट करता जाता था, तो मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। उसके बाद फिर मैंने दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ्स जो है, ये 2 मंथ्स मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाए। और इसके साथ साथ फिर क्योंकि जब हम कोई सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन के साथ साथ भी क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं काफ़ी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ में टेस्ट सीरीज, तो ये मेरा अप्रोच था। तो अब तो खैर पर्सनल स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक ही गेट का एग्ज़ाम है। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, वो कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उनकी तैयारी क्या है, किसने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप लोग अपना डाउट पूछें कि आपका क्या प्रिपरेशन लेवल है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से हम इस पे हेल्प कर पाएंगे। ओके सर, सो लाइक आपने बोला कि आपने फुल लेंथ टेस्ट दिसंबर से स्टार्ट किए थे, सो लाइक हाउ डिड यू एनालाइज योर स्कोर एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस rather than not just focusing on your marks in the mocks? हाँ, ये एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि सबसे पहले टेस्ट का मोटिव क्या होना चाहिए कि मार्क्स नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब हम सबसे पहले टेस्ट देते हैं, तो हमें लगता है यार कि मुझे 40 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर हमें लगता है यार कि हो सकता है हमारा मार्क्स काफी कम हो।
लेकिन ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज का मार्क्स जो है वो आपका एक्चुअल गेट में भी आपके उतने ही मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे जो ऑन एन एवरेज मैंने टेस्ट सीरीज लिया हुआ था, तो टेस्ट सीरीज में मुझे 50 मार्क्स के अराउंड आते थे, पर गेट के एग्जाम में मुझे 63 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो ये है, तो टेस्ट का पर्पस मार्क्स लाने से ज्यादा आपको समझना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये आपका जो मेन पॉइंट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आप प्लान कर पाए कि आपके पास 3 घंटा है, आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, आपने ये सब्जेक्ट्स छोड़े हैं, या फिर ये आपका स्ट्रांग पॉइंट है, आप कैसे अटेम्प्ट करें पेपर को। किसी का स्ट्रेटेजी होता है कि वो एप्टीट्यूड पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में वो स्ट्रांग है वो पहले अटेम्प्ट करेंगे। किन्हीं का होता है कि वो पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। तो ये सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, तो उस हिसाब से लोग प्लान करते हैं। सेकंड, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कौन कौन सा एरिया वीक है। जैसे किसी का कोई एरिया लेट सपोज वीक है, तो वो वहां पे आप क्या गलती कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है, या फिर आता है बट रिवीजन नहीं है तो आप भूल गए हो, या फिर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, या फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, या फिर आपने वो चीज पढ़ा ही नहीं है, या फिर वो आपको नया लग रहा है पर आप एग्जाम में उस पे 65 क्वेश्चन है, 3 घंटा है, ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन 3 मिनट 4 मिनट में कर लेना है, पर आप उस पे एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट दे रहे हो। तो इन गलतियों को एनालाइज करना टेस्ट का मेन मेन पर्पस होना चाहिए। हम्म। Prateek sir, can you also guide us like when you had started? सो स्वागत ने काफी सारी चीजें बता दी हैं, ऑलमोस्ट सब बोल ही दिया है। तो एक दो चीजें जस्ट जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जैसे जब कर रहे हैं ना अपना क्वेश्चन पेपर मॉक पेपर जैसे कर रहे हैं, तो आप जैसे पूरा 3 घंटे लगा के पूरा पेपर करिए। आपको कहीं किसी को ईगो पे नहीं लेना कि कोई कोई क्वेश्चन की यार ये थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने एकदम जम के पढ़ा है, इसमें तो मेरी गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, ईगो पे जहाँ ले लिया वहां पे आपके आगे का पेपर पूरा जाने वाला है, मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी की खराब हो जाए। तो ईगो पे नहीं लेना है कुछ भी, आपको पूरा पेपर एज अ होल सॉल्व करना है। तो आपको वो ध्यान देना है कि आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, आप कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हो आपको हर फ्रंटियर पे जीतना नहीं होता है, कुछ जगह आप हार सकते हो, आपको ज़्यादातर जगह अच्छा परफॉर्म करना है, तो उससे फोकस रहना चाहिए। बाकी मतलब ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको कहा कि आपको क्वेश्चन के बारे में पकड़ना है कि क्वेश्चन आपसे को कहाँ फंसाना चाह रहा है। तो आप क्वेश्चन में अच्छे से उसको पढ़िए, उसमें थोड़ा सा डूबिए अंदर। एकदम होता है ना कि मतलब स्पॉन्टेनियस, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेलते होगे तो उसमें बहुत सारी स्पॉन्टेनिटी आपके पास आ जाती है, क्योंकि बस आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होते हो। तो आपके एग्जाम में भी वैसा ही स्टेट होना चाहिए। और जो सारे मॉक पेपर है वो ऑब्वियसली गलती से सीखने के लिए ही है, तो आप जैसे आप कर रहे हो तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, तो आप देखो कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली आपको आइडिया लग जाएगा। गेट में ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं देते, एडवांस जे एडवांस में थोड़े ज़्यादा आते हैं। गेट रिलेटिवली स्ट्रेट होता है, ऐसा नहीं ट्विस्टेड नहीं होते होते हैं, लेकिन रिलेटिवली स्ट्रेट होता है। तो आपको अपने पेपर दीजिए, उसमें आप गलती देखिए, जैसे बाकी सब तो स्वागत ने बता ही दिया है। मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम काफी सोचने लगते हैं कि यार मॉक टेस्ट में बाकी लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे मार्क्स कम आ रहे हैं। उसके बाद फिर ये भी लगता है यार कि इतना कंपटीशन है, मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ रखा है। तो ये सब चीज सोचने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। मेरा मेन पॉइंट ये है ना कि आपने लेट सपोज 50% ही पढ़ा है, या फिर आप, क्योंकि क्या हो जाता है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास लगभग 12-13 सब्जेक्ट्स रहते हैं, और वो सब्जेक्ट्स मतलब अगर आप कॉलेज में देखें तो एक एक सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। तो सिलेबस में मतलब कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो चाहे चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, या 50 हो, 100 हो, टॉप 500 हो, या कोई भी हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उस इंसान को सारा कुछ आ रहा हो। गेट के हिस्ट्री में लास्ट ईयर को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले कभी भी कोई फुल मार्क्स स्कोर नहीं करता था। लास्ट टाइम ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने आउट ऑफ 100 स्कोर कर गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट आपको देखना पड़ेगा कि गेट क्या चाह रहा है। गेट में अगर आप 70 मार्क्स ला रहे हो ना,
कंप्यूटर साइंस में, तो आपके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके टॉप 70 रैंक आ जाए। तो गेट में ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो 3 घंटे आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। हमने अगर कुछ चीज़ छोड़ रखा है तो उससे हमारे रैंक में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमें जितना आता है, हमने जो पढ़ रखा है, वही हमारा रैंक ला भी सकता है और वही हमारा रैंक बिगाड़ भी सकता है। तो अगर किसी ने कुछ छोड़ा है, हमारा जितना भी सिलेबस कंप्लीटेड है, उससे हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हम अपना बेस्ट दें तो उससे बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। ये मेरा एक पॉइंट था। इस पे थोड़ा मैं और ये भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे मतलब मैं एकदम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैं सुबह जॉगिंग वगैरह करने जाता हूँ, तो वहाँ पे बॉडी की अभी मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं, मुझे पता है कि मैं पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अभी जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि अभी 2 कदम और चल सकता हूँ, तो मैं अभी 2 कदम चलने की पे ध्यान देता हूँ, बाकी सब पूरा हो जाता है। तो आप जैसे अभी आपको एग्जाम में पैनिक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप वो सब छोड़ के अभी जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करिए कि क्वेश्चन मुझे करना है नहीं करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। कि क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, उस पर फोकस करिए। तो वो आपका ज़्यादा, ये जो भी आपके एंजाइटी और ये सब रहता है ना, वो साइड लाइन करने में रिलेटिवली ईजी रहेगा। तो आपको अभी वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, भूल गया, अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी बात। हाँ, कि अगर आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि पेपर इस बार डिफिकल्ट आया है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर आया है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एडवांटेज के लिए ही है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने ये ना गेट मैथ्स दिया था, उसी टाइम मैंने जैम भी दिया था मैथ्स का। ठीक है, तो उस टाइम जैम में मतलब जैसे मैं मॉक पेपर देता था, और उसमें मैं नंबर बाद में जब देखता था कि टॉपर्स के जो नंबर है और मेरे जो है, तो बहुत डिफरेंस रहता था। लाइक उनके 80-90 जा रहे होते थे, मेरे 50-60 भी नहीं टच कर रहे होते थे, मतलब उसी के आसपास रहते थे। लेकिन जब फाइनल पेपर आया, वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि मेरे उसमें बस 30-40 नंबर ही आए होंगे, लेकिन फिर भी मेरी रैंक आई थिंक 20-30 के अराउंड आई थी। तो डिफिकल्ट पेपर है तो आपकी एडवांटेज में है, आपको बस पेपर अच्छे से करना है, क्योंकि लोग भर भर के गलतियां करने वाले, तुक्केबाजी यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो इसलिए आपको अगर पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप ही की एडवांटेज है। ये एक मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये जो गेट में ये है कि इसमें तुक्का बहुत रेयरली काम आता है। क्योंकि जेई में था कि वो आते थे, एनएटी आते थे, मतलब वो इंटीजर टाइप आते थे, सॉरी। लेकिन इसमें जो एनएटी आते हैं न्यूमेरिकल टाइप, उसमें कुछ भी आंसर हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। और तो इसमें आप कुछ ऐसा तुक्का मार नहीं सकते हो। फिर एमएसक्यूज आते हैं, तो उसमें तो वही है कि कुछ भी करेक्ट हो सकता है, 1 2 3 4। तो और एमसीक्यू कम रहते हैं, तो फिर तुक्का इसमें ज्यादा काम आता नहीं है। तो फिर वही है कि उसके भरोसे तो उससे ज्यादा फायदा होता नहीं। तो जो आ रहा है वही करना है। और गेट में ये चीज है कि लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी होता है, प्रिपरेशन लेवल भी होता है। तो ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको रैंक आ जाएगा। क्योंकि कंपटीशन उतना, क्वालिफाइंग परसेंट वही 15-17% ही होता है। 100 बच्चों में 17 लोग गेट क्वालिफाई ही कर पाते हैं, 25 मार्क्स या 30 मार्क्स जो भी आता है। तो उसमें और पेपर डिफिकल्ट आए तो ये कैंडिडेट के लिए पहले तो लगता है सबको कि पेपर इजी आ जाए, पर इजी आता है तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी है तो वो भी कुछ नंबर स्कोर कर लेता है। तो पेपर टफ आए तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है उसके लिए हमेशा एडवांटेज होता है। क्योंकि अगर मैं मुझे याद है 2022 में पेपर थोड़ा टफ आया था गेट कंप्यूटर साइंस का। तो उसमें अराउंड 50 मार्क्स में, 55 मार्क्स के अराउंड में लोगों के 200 रैंक आ रहे थे गेट कंप्यूटर साइंस पे। मतलब 1.5 लाख 1 लाख जो भी बच्चे उस टाइम अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें 50 मार्क्स, मतलब आप अगर 50% भी स्कोर कर रहे हो तो आपको काफी अच्छा रैंक आ रहा है। मतलब आपको आपका जो भी एम है, चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना हो, या फिर साइंटिस्ट की पोजीशंस हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर्स हो, या टॉप आईआईटीज आईआईएससीज, या आपको बाहर भी जाना है कुछ मास्टर्स वगैरह करने के लिए, तो वो काफी एनफ है। उसके लिए आपको आराम से वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, लाइक हम लोग को स्ट्रेंथ पे फोकस करना है एंड क्वेश्चंस वाइजली चूज करना है। एंड स्वागत सर, जैसा कि आपने बोला कि एनएटीज, एमसीक्यूज और एमएसक्यूज होते हैं, तो लाइक कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? लाइक आर देयर एनी स्पेसिफिक व्हिच माइट बूस्ट द स्कोर?
मैं ये कहना चाहूँगा कि MSQs जो होते हैं, MSQs में क्वेश्चंस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं गेट कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि MSQs को करेक्ट वो लोग ज़्यादा कर पाते हैं जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो। लेकिन अगर आप स्कोरिंग पर्पज से देख रहे हैं तो एप्टीट्यूड काफ़ी इजी होता है। एप्टीट्यूड अराउंड 15 मार्क्स का आता है। वो 15 मार्क्स आप उठा सकते हैं। 13 से 15 मार्क्स तो आप इजिली कर सकते हो। सॉरी, कोई भी कर सकता है 13 से 15 मार्क्स। इसके बाद फिर जो कुछ कुछ MCQs होते हैं 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के। फॉर एग्जांपल गेट कंप्यूटर साइंस में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। सी प्रोग्रामिंग हो गया, सी से इजी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कुछ पार्ट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, कुछ पार्ट हो गए। और सिमिलरली आपके पास डिजिटल लॉजिक हो गया, मैथ्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, ये सब टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, DBMS हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस तो हेल्प मतलब मार्क्स लाने में काफी हेल्प करते हैं। स्कोरिंग है तो अगर कुछ बच्चों को थोड़ा कुछ सब्जेक्ट टफ लगता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, किसी किसी को हो सकता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिजाइन वगैरह भी थोड़ा टफ लगे या इजी लगे। वो तो डिपेंड करता है पर्सनली कि किसको कौन सा, किसका क्या स्ट्रेंथ है, किसका क्या वीकनेस है। बट मेन वही है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, आप जब पेपर देख रहे हो तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आप देख लो कि ये क्वेश्चन में अगर मुझे टाइम लगने वाला है या ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर लो। आपके पास एनफ टाइम रहता है कि आप बाद में आके उसको देख सकते हो। तो आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको जो सब्जेक्ट्स आते हैं, आप उसके क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। और अगर आप MCQ या फिर अगर अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप उसके MSQs भी कर लोगे, NATs भी कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर ये रहता है। और जैसे कि प्रतीक ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई क्वेश्चन को ईगो में मत लो कि ये तो मेरी स्ट्रांग सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन तो मैं बना के ही आऊंगा। तो हो सकता है कि आप उसमें 15 मिनट दे दो, और क्योंकि मॉक टेस्ट हो गए और PYQs, ये हम अलग एनवायरनमेंट में बैठ के दे रहे होते हैं। वो हो सकता है कि आपने उस टाइप के क्वेश्चंस देख रखे हो, आपने PYQs आपने जब आप पढ़ रहे हो उस समय पे आपने बना बना रखा हो। लेकिन जब गेट एग्जाम में क्वेश्चन नया ही आता है तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। एक्चुअली मतलब मुझे अपने टाइम का याद नहीं है कि मैंने ऐसे इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजीज तो नहीं दिया था एग्ज़ाम। लेकिन मतलब एक दो चीज़ें जो मैं करता था जो मुझे याद है वो बता देता हूँ। लाइक स्टार्टिंग में जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे एकदम रश नहीं करना है। तो मैं आराम से 2 मिनट 3 मिनट बैठ के सारे क्वेश्चन बीच बीच में से थोड़े थोड़े देख लेता था कि अच्छा ये क्वेश्चन इधर है, ये क्वेश्चन इधर है। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2-4 मिनट कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है करके पूरा एक तरह का पेपर का एक रफ आइडिया ले लेता था कि अच्छा न्यूमेरिकल में इतने तरह के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे इस तरह के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा एक मन में आइडिया आ जाता है कि इधर कुछ कुछ ईजी है, इधर कुछ कुछ डिफिकल्ट है। तो एक ऐसा मैप एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा हो जाता है। फिर ऑब्वियसली एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ईजी आता है। तो स्टार्टिंग के आप 10-15 मिनट में जितना भी आपको टाइम लगता है जल्दी से वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो मतलब आप ब्राउज करते जाइए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करते टाइम एक जो चीज़ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि कई बार होता है ना जैसे 2 का फैक्टर है वो मिस हो गया, कुछ है वो मिस हो गया, या कई बार कुछ उन्होंने पूछा होता है वो कई बार ध्यान में नहीं आता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप फाइनल कहीं लिख लीजिए कि फाइनल मुझे ये वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू पहुँचने के लिए मुझे मेरे पास ये पॉसिबल फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो फिर आप वैसे लिख लेंगे ना तो स्ट्रक्चर आपको ईज़ी हो जाता है कि आपको ये चीज़ ढूँढनी है, ये चीज़ ढूँढने के लिए आपके पास ये फ़ॉर्मूलाज़ के लिए ये वैल्यूज़ हैं। उसमें आपको असम्पशन क्या लेना है, अगर कुछ लेना पड़ता है या उन्होंने क्या डेटा दिया है तो उसके हिसाब से वो चीज़ थोड़ा-सा आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब वो चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एग्ज़ैक्टली कौन-सा पार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लाइक मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, वो बस मैं उधर गया, दे दिया। Okay, thank you. So हाँ, तो इस पे now मैं let's एक move और on चीज to. बोलना चाहूंगा। हाँ, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir.
audible. हाँ हाँ हाँ, इसमें मैं एक जैसे प्रतीक ने ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि ये हो जाता है। आप एग्जाम में अगर आप 1 मिनट ले रहे हो या 2 मिनट ले रहे हो, आप एक बार क्वेश्चन पलट के देख ले रहे हो कि हाँ, तो आपको एक रफ आइडिया रह जाता है कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये इजी क्वेश्चन है, ये देखा हुआ लग रहा है, ये काफी फैमिलियर लग रहा है, तो ये फायदा होता है। एक और मैं छोटा सा टिप देना चाहूंगा कि आपको वहाँ पे गेट के हॉल में वो एक नोट पैड मिलता है, तो नोटपैड में आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्वेश्चन नंबर लिख के आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो फायदा ये होगा कि लेट सपोज आप कोई क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया आपने, वो आपको बाद में उसको आना है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप फिर पन्ने पलट रहे हो कि यार उसको कहाँ किया था, और या फिर उसको दोबारा कर रहे हो। आप वहां पे जा करके उसको देख सकते हो कि हाँ मेरे इतना क्वेश्चन नंबर मेरे इस पेज पे है, आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ लाइक ये वाला काफ़ी अच्छा आपने बताया, ये टाइम बहुत सेव कर लेता है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, आपका क्वेश्चन खो गया, आप ढूंढ रहे हो, फिर दोबारा पूरा सॉल्व करना पड़ता है, डबल टाइम वेस्ट होता है। कई बार क्वेश्चन बाद में क्लिक करता है, आप जा रहे हो 10 क्वेश्चन बाद आपको अचानक से क्लिक करता है, अरे वहाँ पे ये गलती करी, आप वापस जाते हो, चेक करते हो, तो वो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसके लिए। आगे मूव कर सकता हूँ। Okay. Uh, yeah, so next question is about like subject prioritization. This might be a bit more specific. So like what subjects or topics can be prioritized, which are like strong or frequently asked questions? ऐसा कुछ. लाइक मैंने मैथ्स में दिया था, ये ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है रेलिवेंट ना हो, तो मैं थोड़ा जल्दी से रैप अप कर देता हूँ। तो लाइक पहले मैंने पूरा सिलेबस खोला, उसमें आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा लीनियर अलजेब्रा और ओडी ये सबसे ज़्यादा सॉल्व करने रहते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा, क्योंकि मेरा प्योर मैथ साइड में चीज़ें थी, तो उसमें रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन सब की भी चीज़ें थी, तो ये सब मैंने पढ़ा था। बाकी जैसे मैंने बताया, जो एकदम ही डिफिकल्ट थे, बहुत टॉप लेवल थे, ऑब्वियसली मैं मैकेनिकल से मैथ्स में स्विच कर रहा था, मेरे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड था, तो उस सेंस में मैंने जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स थे जिनसे बहुत कम कम आता था, लाइक प्रॉबेबली 10-15 नंबर का आता होगा उन सब्जेक्ट से टोटल मिला के, सब टॉपिक से, तो वो वाले मैंने छोड़ दिए थे उस टाइम, उनको टच भी नहीं किया था। मुझे पता था ये नहीं हो सकता, अभी टाइम नहीं है, लोड लेके फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे ही मैंने सॉर्ट आउट करी। तो कुछ कुछ एकदम इजी इजी टॉपिक्स होते हैं, आपको बस जैसे कि एक दिन एक दिन क्या 1-2 घंटा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो बस आपको 15-20 मिनट भी हो सकता है बस रिवीजन के लिए लगे, तो बस आप उतना वो वाले टॉपिक सेलेक्ट करके अपने पास रख सकते हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सच। अरे एक मैं चीज़ मुझे कहना और चाहूंगा। एक हम्म। सेकंड, जो लास्ट हम लोग टॉपिक बात कर रहे थे ना, तो उसमें जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, शांत होकर अपने आसपास माहौल देख लीजिए क्या हो रहा है, आपको अपना लड़ाई का युद्ध मैदान पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास, तो 2 मिनट वो शांति से आप बैठ के जो क्वेश्चन पेपर है वो देखिएगा, तो ये हेल्पफुल रहता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं मॉक पेपर टाइम या कुछ ऐसा, आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके लिए कैसा चल रहा है ये। हाँ सौरभ जी बोलिए। हाँ, तो ये काफी सही बोला आपने। ये जो ये काफी सब्जेक्टिव हो जाता है कि किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, और ये थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। लेकिन वही है, आपके लिए बेस्ट वही है, आप जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, आपको जो सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप कोर में 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, डिपेंड करता है किसको कोई सब्जेक्ट पढ़, लेकिन फिर इजी रहता है। इंजीनियरिंग मैथ्स जैसे होता है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस वगैरह, ये सब थोड़ा इजी पड़ जाता है। डिस्क्रीट मैथ्स चलो वो भी इजी है। फिर कुछ कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोसेस वगैरह, प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह, फिर नंबर सिस्टम्स, बूलियन अलजेब्रा, डिजिटल लॉजिक में, फिर कुछ कुछ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी सी प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी था। तो ये सब सब्जेक्ट्स थोड़े स्कोरिंग होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो या इस इन सब्जेक्ट्स में सीएससी में स्कोर कर पाना इजी होता है, बट अगेन ये ऐसा है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपका जो स्ट्रेंथ है आप उस पर ध्यान दो। ये काफी सब्जेक्टिव हो जाता है, तो इस पे हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। Okay, so like gate mathematics is like vast and काफी topics जो होते हैं वो काफी depth में होते हैं. तो like should we like
revise them properly, or like how to balance कि कितना depth में जाना है before the exam? देखिए मैथ्स जो है ना वो, अगर आप मैथ्स को एकदम छोटे शब्दों में अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होता है, मैथ्स इज लाइक आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और उनके आपस में रिलेशंस हैं, तो आपको बेसिकली उस पर ध्यान देना है। जैसे आपके जो, और मैथमेटिक्स में भी ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके इंटर रिलेटेड ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं। ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था सारे सब्जेक्ट्स में ना, क्योंकि टाइम कम था, मैं बहुत स्पीड में पढ़ रहा था, और जब मैं दोबारा रिवाइज करने गया मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भूल चुका था कि मैंने क्या पढ़ा है। मुझे लिटरली कुछ भी याद नहीं था, मुझे फिर से पूरा पढ़ना पड़ा था। तो मतलब आपने एक बार पूरा पढ़ लिया ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस करिए। आप मतलब मैं ये कहूँगा कि आप बिना रिवाइज करिए पहले क्वेश्चन करिए। आपके कोई एक दो मॉक पेपर उठा लीजिए, आप देखिए कि अभी आपको कितना याद है बिना कुछ तैयारी किए, अभी आपको कितनी किस हालत में हो, कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उसके बाद जब आपने एक दो ऐसे पेपर दे दिए, अपनी गलती देख ली, उसके बाद फिर आप रिवीजन करिए। ठीक है, फिर रिवीजन करते ही तुरंत आप पेपर में दीजिए, थोड़ा ऐसे 2-3 घंटे का रेस्ट लीजिए कि दिमाग में एकदम थोड़ा-सा शांत हो सकता है कि 2-3 घंटे में आप कुछ चीज़ें फिर से भूलो, तो आपको फिर पता चलेगा कि मैं किधर कमज़ोर हूँ। क्योंकि मॉक पेपर आपके पास लिमिटेड है, टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, आपको मॉक पेपर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको आंसर याद हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और फिर वो क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप पहले बिना रिवाइज़ करिए एक मॉक पेपर दे दीजिए, आपको अपने कमज़ोर पार्ट्स पता चलेंगे, फिर रिवीजन कीजिए, फिर थोड़ा वेट करिए, उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर से मॉक पेपर दीजिए, फिर देखिए क्या भूले आप। इस तरह से आपको अपने टॉपिक्स जो भी आपके कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो अब ढूँढने में आसानी होगी। रिवाइज़ करके अगर आपने पेपर दे दिया तो फिर तो आपने तुरंत-तुरंत सब पढ़ा हुआ है, आप सब कर दोगे, आपको लगेगा सब आ गया, लेकिन एट द एंड हो सकता है आप भूल जाओ चीज़ें। Okay, sure. Basically वही strength पे focus करना है। CSE में लाइक दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। तो लाइक सर हाउ आपने बैलेंस कैसे किया था उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में? मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा यार, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो गेट में तो वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो फिर आप क्वेश्चन बना लोगे। मतलब मैंने गेट सीएससी में ये नोटिस किया था कि बहुत बहुत जगह में ऐसा होता है कि कोचिंग हो या फिर कुछ लोग हैं वीडियोस हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि ये एक टेम्पलेट बता दिया है कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। पर मेरा ये कहना है ना कि आप एक इसमें ये छोटा सा पॉइंट है, बट ये आप अपना पर्पस देख लो कि आपको क्यों सीखना है चीजों को। आप ऑलरेडी मतलब फॉर यहाँ के ऑडियंस के लिए या कहीं के भी हो, आप कंप्यूटर साइंस सीख रहे हो अच्छे से, तो बस मार्क्स लाने से ज्यादा, अगर आप मार्क्स तो आ जाएंगे, अगर आप चीजों को अच्छे से जानते हो तो आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से आपको एक्चुअल में पता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वैसा कुछ टफ नहीं है, कंप्यूटर साइंस इज लाइक कॉमन सेंस, तो वो हो जाता है। क्योंकि आप फ्यूचर में जा रहे हो, कल को आप अगर कहीं पे भी, जब आईआईटीज में कुछ आईएससी में, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, काफी जगह इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे प्रोफेसर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला बताओ, वहां पे उनको कॉन्सेप्ट चाहिए। इनफैक्ट आप जब अच्छी जगह के इंटरव्यूज में बैठोगे, इसरो हो गया, डीआरडीओ, बार्क, तो उसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं कि हाँ तो आप कैसे सोच सकते हो, आपको पता है कि हाँ ये चीज काम कैसे कर रहा है। अगर आपको ये आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मेरा ये एक पॉइंट है कि ऐसा है। बाकी वही है कि आपको थ्योरी पता है तो गेट में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आप वो तो कर ही लोगे। और बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक जैसे अभी उन्होंने इंटरव्यू का बताया, तो इंटरव्यू में भी लाइक जैसे मेरा आईएससी का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो लोग काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग पूछना चाह रहे थे कि आपके सामने एक अननोन प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता, तो आप उसको ऑन स्पॉट कैसे करना करोगे। तो अगर आप अपना गेट की तैयारी भी उसी सेंस में थोड़ा आप करो, तो आपके आगे भी एक्चुअल जो आपको चीज़ें करनी है, फाइनली तो करना वही है ना, गेट तो बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो आपको फिल्टर आउट करके वहाँ ले जाना चाह रहा है। तो आप उस नज़रिए को भी रख के अगर आप थोड़ी तैयारी करोगे तो आपको अभी भी हेल्प होगी और बाद में भी हेल्प होगी इसकी। ऑल्दो गेट में थोड़ा मेमोराइज़ेशन थोड़ा-सा रिलेटिवली ज़्यादा रहता है इंटरव्यू के रिलेटिव, लेकिन फिर भी कि पॉइंट था तो मैंने बता दिया।
Okay, so I think that understanding and concept पे ज़्यादा focus रहना चाहिए. Okay, so moving on, like after qualifying GATE, like how did it change your academic and professional outlook? Like what should students expect after clearing GATE? How does it help further? यार मतलब इस पे मेरी एडवाइस मत ही लो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे बस मैथ्स पढ़ने का मन था तो मैंने गेट दे दिया। फिर उसके बाद कुछ करना था तो मैंने सोचा अब क्या करूं। तो लाइक मुझे यहाँ पे अच्छी ISC बेंगलोर में क्वांटम टेक अच्छी डिग्री लगी, तो मैंने अप्लाई कर दिया। बाकी गेट मतलब मैथ्स से तो कोई PSC VSC भी शायद कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब का रहता नहीं है ऐसी। तो आई डोंट थिंक मैं इसको कुछ अच्छा आंसर दे पाऊँ, और क्या एक्सपेक्ट करना है। ऑल्दो मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जैसे ISC आया यहाँ पे पढ़ने, तो यहाँ एमटेक में मुझे IIT BHU से एकदम ही बहुत अलग माहौल मिला। IIT BHU में लाइक मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि थोड़ा पढ़ाई पे इतना फोकस मुझे नहीं लगा। लाइक उधर का एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा है। वो ISC में मुझे इतना नहीं मिल पाया, लाइक इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में इतनी चीज़ें कर पाऊँ। लेकिन ISC में जो है कि इतना ज़्यादा एकदम प्रॉपर आपका रिसर्च माहौल है, प्रोफेसर्स एकदम टॉप लेवल है, आपको पढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है, तो आपका जो दुनिया को देखने का, इंजीनियरिंग को देखने का तरीका है वो बहुत चेंज हुआ। तो आप उस सेंस में, अगर मैं एमटेक का बता रहा हूँ, अगर आप एमटेक में वगैरह में आते हो तो वो आपको एक और बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि एमटेक की डिग्री बीटेक से थोड़ी अलग भी होती है। यहाँ आप थोड़े प्रोफेसर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, बीटेक में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो वो आपके डिफरेंस मिलेगा। तो बस ये। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको आप खुद से पूछो कि आप गेट क्यों करना चाह रहे हो, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से। तो अगर आपका पर्पस लर्निंग है तो फिर प्रतीक ने काफी सही बोला कि IIT BHU के कंपैरिजन में जब आप और टॉप IITs में जाते हो, IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे, IISc तो काफी रिगरस और हेक्टिक भी रहता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने रिसर्च वाइज भी और 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 जैसे AI ML हम यहाँ पे जब पढ़ रहे थे तो ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, और IISc में, IIT बॉम्बे में वो प्योरली मैथमेटिकल ज्यादा रहता है। खैर ये तो बात का बात है। लेकिन आप खुद से ये पूछो कि आपको क्या चाहिए गेट से। ठीक है, गेट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ले आएगा, क्योंकि कोई भी Tier 1 कॉलेज में चले आते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी अपने आप कि हाँ आपके पास क्योंकि अगर आपको टॉप प्लेसमेंट्स चाहिए या CS में डिग्री चाहिए, वो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज IIT BHU में भी आती ही हैं। और सिमिलरली आप, क्योंकि अभी मेरे बैच के मेरे फ्रेंड्स वॉलमार्ट में भी है, माइक्रोसॉफ्ट में भी है, जो अच्छे अच्छे कंपनीज जो जो आई थी, अच्छे पैकेज, तो ये तो मिल जाता है, ये तो कॉमन है, ये तो मिल जाता है। लेकिन ये गेट कंप्यूटर साइंस से फिर अगर आपको रिसर्च वगैरह करना है, आप एमटेक भी कर सकते हो। फिर आप एमटेक के बाद PhD के बारे में भी सोच सकते हो। और अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो गेट की जो पढ़ाई होती है उससे बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जो DRDO हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, इसमें साइंटिस्ट NIC वगैरह, तो काफी सारे साइंटिस्ट के पोजीशंस निकलते हैं, तो वो ग्रुप 1 गैजेटेड पोस्ट होते हैं, तो वो वहां पे भी आप जा सकते हो। सिलेबस मोस्टली सेम ही रहता है। उसके साथ पब्लिक सेक्टर के अपने पर्क्स अलाउंसेस होते हैं। वो आप खुद से पूछो कि आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि गेट आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आपको अगर चाहिए तो आपको मिलेगा। मेरे पास मैं यहाँ पे आया IIT BHU में तो मुझे प्लेसमेंट मिल गई, डेटा साइंटिस्ट की रोल थी, पैकेज ठीक ठाक थी, तो वो तो लग ही जाना रहता है। उसके साथ फिर आप अगर रॉ में काम करना चाहते हो और IB ये सब में, उसके बाद फिर अगर आप चाहते हो इसरो, DRDO, पब्लिक सेक्टर्स हो गए, ONGC, कोल इंडिया, IOCL वगैरह, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। मेरे पास 2 PSUs के अपॉर्चुनिटीज थी, और उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जॉब्स, और उसके बाद फिर ये आपको मिल जाते हैं। तो आप पूछो कि आपको क्या चाहिए, और आपके पास अगर एक अच्छा रैंक है तो आपको मोस्टली बहुत कुछ मिल जाता है, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको जो भी चाहिए, आप ऑलरेडी अच्छे जगह पे हो तो। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे हैं जो कैंपस के थ्रू नहीं मिलना है। कैंपस के थ्रू आपको हाँ प्लेसमेंट्स तो लग जाएंगी, पैकेज तो मिल जाएगा, पर अगर आपको कुछ और चाहिए
तो फिर वो देखो आपको वो किससे मिल रहा है। अगर गेट इज द वे तो फिर गेट से वो चीज़ अगर मिल रहा है तो फिर दैट्स इट। हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप गेट क्यों करना चाहते हो। लाइक मेरा मेरा गेट का पर्पस है कि मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने गेट मैथ्स पढ़ने के लिए दिया था। लाइक मेरा ये नहीं था कि गेट दे के कहीं जाना है। मेरा गेट मतलब मुझे मैथ्स पढ़ना था, तो उसके लिए मुझे गेट अच्छा मीडियम मिला, तो मैंने उस सेंस में गेट चूज़ किया। और दूसरा बात कि मतलब जैसे मेरा क्वांटम टेक्नोलॉजी है यहाँ पे मास्टर्स, जो कि एक बहुत ही नीश फील्ड है इंडिया में, और आपको पता है यहाँ का रिसर्च कल्चर कैसा है। उसके बाद भी मुझे यहाँ पे एक दो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब का ऑफर मिल चुका है। तो आप अगर वैसा डर रहे हैं कि मैं कुछ अपना नया करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मेरे को तो फिर यही आईटी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो वो आप प्रेशर लेके अगर आप गेट भी देने जाओगे तो वो उतनी क्वालिटी आती नहीं है। तो आप अगर जो अपना फील्ड आप करना चाहते हो, तो आप अच्छे से गेट दोगे, आपके पास अच्छा नॉलेज है, चीज़ें हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँगी। उसमें ऐसा मतलब आप डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उस प्रेशर में कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उस चक्कर में अपना जो भी कैपेबिलिटीज़ होती है सब खो देते हैं। चीज़ें मिल जाएँगी आराम से, उसमें कोई आपको डरना नहीं है। आपको जो करना पसंद है, जो आपको लगता है कि करने लायक चीज़ है, वो आप देखिए ध्यान से। वो और उसमें ऑब्वियसली क्योंकि आप कैपेबल हो यहाँ पे, आपके पास उसको करने के पीछे रीज़न है, आपके पास इंटरेस्ट है, तो क्यों नहीं लोग आपको लेना चाहेंगे। तो वो अगर आपके अंदर डर है, तो आप डर को मतलब बहुत आराम से बाय-बाय कह सकते हैं। थोड़ा बात करना पड़ेगा उस डर से क्या कह रहा है, लेकिन आप उसको बाय-बाय कर दीजिएगा। मैं इसमें एक वही मैं पॉइंट कहना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो फ्रेंड्स थे आईएससी में, तो वो लोग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, अमेज़न में अप्लाइड साइंटिस्ट, ये सब पोजीशंस पे कुछ मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटीज़ शायद आईआईटी बीएचयू में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। यहाँ लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिसर्च वाइज़ थोड़ा हम अगर कंपेयर करें टॉप इंस्टीट्यूट से, तो आपको गेट के थ्रू वो अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना हो, तो ये है। और अच्छे कॉलेजेस में जाने पे फिर वहाँ पे वो अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिल ही जाता है। तो ऐसा रहता है। बाकी हम लोग आगे डाउट्स ले लेते हैं। एक मैं छोटी-सी चीज़ और बताना चाहूँगा, मतलब मैं थोड़ा डर निकालने का फ़ोकस कर रहा हूँ। तो जैसे लाइक आईएससी में एक मैं आपको बताता हूँ, जो आईआईटी बीएचयू से बहुत अलग है। आईआईटी बीएचयू में लाइक प्लेसमेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस रहता है, कोडिंग कल्चर ये सब है, कि मुझे कभी जॉब चाहिए नहीं थी, उसके बाद भी मुझे जॉब के चक्कर में पैनिक अटैक आईआईटी बीएचयू में आए हैं। लेकिन यहाँ मैं मास्टर्स करने आया, यहाँ पे कॉलेज वाले हमें 10 बार मेल कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी प्रोफ़ाइल बना लो प्लेसमेंट की, हमें आपका प्लेसमेंट करवाना है। हम बच्चे चिल कर रहे थे, अरे हमें कोर्स करने दो, कोर्स में मज़ा आ रहा है, अब आप साइड चुप बैठो ज़रा-सा। तो वैसा यहाँ पे इतना चिल माहौल था प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि हम लोग को पढ़ना पसंद था, हम लोग पढ़ रहे थे, फिर हमें पता था कि जॉब तो लग ही जाएगी, और वो आराम से लग भी गई। तो आप पढ़ने पे फ़ोकस करो, जो आपको ज़रूरत लगता है कि करना चाहिए, उस पे फ़ोकस करो, बाकी चीज़ें हो जाएँगी। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। Okay, so like one should follow their passion and फिर गेट के बाद प्रोफेशनली काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है. Okay, so I guess now Q&A start करते हैं. So audience, you all can raise your hands and ask your doubts. My team members will be unmuting you. You can directly ask your doubts to the guests. I think there is a question for Prateek in chat. अच्छा, ओके। क्वांटम क्यों लिया? यार ये क्वांटम का मेरे को जॉब में पता चला। मेरा प्रोडक्ट एनालिस्ट का जॉब था। मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के वहाँ पे एक-एक की टाइप करता था, और हर की टाइप करते टाइम मेरे मन में आता था, भाई मैथ्स और फिज़िक्स कर ले, यहाँ क्यों फँसा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे लकीली निकाल दिया, तो फिर क्वांटम ले लिया मैंने। तो वैसे ही है, मतलब मज़ा आ रहा था तो ले लिया। करियर प्रोस्पेक्ट्स, देखो इंडिया में जॉब्स कम है, लेकिन ये भी है कि लोग भी कम हैं। तो अ, कुछ जॉब्स मिल जाएँगी, लेकिन ज़्यादातर जैसे जो मेरे सीनियर्स थे, ज़्यादातर लोग फ़िलहाल जॉब करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो
अपना फ्यूचर में जाके लाइक पीएचडी और हायर स्टडीज करने का ही स्कोप है, क्योंकि ये अभी तुम्हारा बहुत रिसर्च ओरिएंटेड ही सब्जेक्ट है क्वांटम टेक्नोलॉजी। अभी क्वांटम कंप्यूटर रियली में आए नहीं है, क्वांटम चिप्स भी अभी एकदम एकदम ही स्टार्ट हो रहा है उसका रिसर्च वर्क। तो क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम मटेरियल्स, ये थोड़ा है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये सब तुम्हारा काफ़ी लाइक आज के उसमें काम आएगा। लाइक 2030 तक शायद यूएसए ने कहा है कि हमें पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी फेज में पहुंच जाना है। तो क्रिप्टोग्राफी अगर क्वांटम में करना चाहते हो तो काफ़ी काम आएगा। और क्वांटम सेंसर्स, आपने लाइगो वगैरह सुना होगा, जो ग्रेविटेशनल वेव्स जिसने ढूंढा था, तो उसमें क्वांटम सेंसर्स काफ़ी यूज होता है। क्वांटम मटीरियल्स का भी आजकल बढ़ रहा है। क्वांटम एल्गोरिदम और क्वांटम मशीन लर्निंग, इस पे काफ़ी जॉब्स आते हैं, लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल अभी तक मुझे लगे नहीं। लेकिन जॉब ज़्यादातर क्वांटम एमएल, क्वांटम एल्गोरिदम साइड ही आ रहे हैं। मटेरियल्स पे जॉब है, लेकिन इंडिया में तो ऑब्वियसली कि वैसे ही हमारे पास आईटी सेक्टर ही है, बाकी कोर जॉब ज़्यादा रहती नहीं है। तो सिमिलर सा यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर साइड की थोड़ी ज़्यादा जॉब्स है, लेकिन हार्डवेयर की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग कम है तो उस प्रोपोर्शन में जॉब्स भी हैं। और किसी ने लिखा है क्वांटम इज द फ्यूचर लाइक एआई ट्रेंडिंग नाउ। तो आजकल क्या बढ़िया ट्रेंड चल रहा है कि देखो, क्वांटम बोलो तो पैसा मिलता है, एआई बोलो तो पैसा मिलता है, और क्वांटम एआई बोलो तो पैसा इंटू पैसा मिलता है, तो वैसा सीन है। आई होप मैंने आंसर कर दिया होगा। हाँ, ज़्यादातर जो कोडिंग का काम है वो किसकिट पे ही रहता है। आईबीएम ने टूल डेवलप किया, तो ज़्यादातर काम हम किसकिट से ही करते हैं, जो भी क्वांटम एल्गोरिदम्स का काम होता है। तो जॉस में जाओगे तो किसकेट ही यूज होगा। किसकेट में एक दिक्कत ये है कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो उसके बहुत सारे वर्जन्स में इंटरनल काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। तो किसकेट में अप टू डेट रहना ज़रूरी है काफ़ी। और दूसरा ये कि कंप्यूटेशनली बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि तुम हिल्बर्ट स्पेस में रहते हो, तो 2 की पावर n ऑर्डर से बढ़ता है साइज। जैसे जैसे तुम क्यूबिट बढ़ाओगे, तो सिमुलेशन वाला काम अगर तुम कर रहे हो तो 4-5 क्यूबिट के ऊपर जाना इस लाइक थोड़ा डिफिकल्ट। और एक्चुअल हार्डवेयर क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा क्यूबिट्स हैं नहीं। लास्ट मैंने चेक किया था, 127 क्यूबिट्स पे तुम काम कर सकते हो। एक टॉपिक और है, हाँ, क्वांटम एरर करेक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइक तुम्हारे क्यूबिट्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्यूबिट्स हमारे पास हैं, लेकिन क्यूबिट्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी डिकोहर हो जाते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बहुत स्केल अप नहीं हो पाता। तो स्केल अप करने के लिए अभी एक बेस्ट जो उनके पास उम्मीद है वो क्वांटम एरर करेक्शंस हैं। तो वो भी एक अच्छा फील्ड है अगर तुम करना चाहो तो। बायोमेडिकल, बायोमेडिकल, यार मेरे दोस्त तो नहीं है बायोमेडिकल में, लेकिन आईआईएससी में पूरा इन्होंने बायो मेडिकल रिसर्च का पूरा एक ये लोग नया डिपार्टमेंट ही खोल रहे हैं कि मेडिकल में हमें प्रॉपर रिसर्च करनी है। तो आईआईएससी में तो चीज़ें आ रही हैं काफ़ी, लेकिन एज सच मेरी बात नहीं होती तो मैं बता नहीं पाऊंगा बहुत डिटेल्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वीएसएलआई आपने सुना होगा, वो अभी काफ़ी चल रहा है, उसके लिए काफ़ी फंडिंग मिल रही है फैब्रिकेशन और सब के लिए। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो क्वांटम टेक में हैं, वो लोग भी फैब्रिकेशन में जाना चाहते हैं। और आईएससी में सेंस करके एक डिपार्टमेंट है, तो नैनो टेक्नोलॉजी और इस सब पे काम करता है। तो लाइक अगर तुम्हें सबसे फंडिंग वाला डिपार्टमेंट है तो आईएससी में वही है। तो सेंस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोर करना चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मिस्टेक्स, पता नहीं यार क्या मिस्टेक्स करी, मैं तो मजे मजे में दे दिया। मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। मिस्टेक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो है ये है कि यार रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। जैसे प्रतीक ने भी बताया था कि आप एक बार रिवीजन नहीं करोगे, फिर आप 1 महीने बाद कॉपी पलट के देखोगे, आप फिर भूल गए होगे। ह्यूमन ब्रेन है यार, सब कुछ एक साथ में नहीं रख पाता है। तो
रिवीजन यार, अब एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप दूसरा शुरू कर रहे हो, तो ये पहले वाले को छोड़ो मत, पहले वाले को हफ्ते में और एटलीस्ट अपने माइंड में रिकॉल करते रहो कि हाँ क्या पढ़ा क्या नहीं, क्या याद है क्या क्या नहीं याद है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा ये चीज़ है यार कि अभी एग्जाम एक हफ्ते बाद है, तो लग रहा होगा यार कि सब भूल गया, कुछ नहीं याद आ रहा है। तो ये सबको दिमाग में आता है यार कि यार अब एग्जाम एग्जाम हॉल में जाने से जस्ट पहले लगेगा यार माइंड पूरा ब्लैंक हो गया है, कुछ नहीं आ रहा है। इसीलिए यार शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है। जब आप हॉल में बैठते हो ना, तो वो चीजें अपने आप याद आने लगता है, क्योंकि ऐसे आपके पास अब देखोगे ना, इतना वास्ट सिलेबस है, छोटे छोटे चीजें कॉन्सेप्ट्स काफी सारे पड़े हुए हैं, तो थोड़ा लगता है यार कि यार माइंड में कौन से कोने में जाके छुप गया यार, याद ही नहीं आ रहा है। तो ये है, रिवीजन करते रहना है। और टेस्ट का पर्पस एनालिसिस होना चाहिए, ये नहीं कि आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो। मार्क्स आ जाएंगे अगर आप टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो, आप अपनी गलतियों को संभाल पा रहे हो, सुधार पा रहे हो, तो मार्क्स आ जाएंगे। ये था मेरा पॉइंट। हाँ, लाइक लास्ट वीक बचा है, तो मैं यही कहूँगा कि रिवीजन तो आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, लेकिन साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस देते करते चले जाइए। आपको नहीं आ रहा है, आपको एनजाइटी हो रही है, जितनी एनजाइटी अभी होने दीजिए आराम से। एनजाइटी इंसान को बढ़ती है इसलिए क्योंकि वो एनजाइटी से भागना चाहता है। अगर आप अपनी एंजाइटी, अगर आपको अभी कुछ हो रही है तो आप क्वेश्चंस करिए, अभी एंजाइटी जितनी फील हो रही है होने दीजिए। आप जितना एंजाइटी अभी फील करेंगे, मन उतना आपको एंजाइटी को झेलने के लिए या उसको समझने के लिए उतना कैपेबल रहेगा। आप जितना एंजाइटी से दूर भागेंगे, एंजाइटी आपकी उतनी बढ़ेगी। तो अभी जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं करते जाइए, करते जाइए। नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन करते जाइए। उसी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे, तो आप इसी से काफ़ी सारी चीज़ें फिर आपको पता लगने लगेगी कि क्या करना है। आगे क्वेश्चन ले सकते हैं। Uh, I guess there are no more questions in the chat. If you have more questions, you can ask it on the WhatsApp group as well. We will add the guests, so if they are free, they can answer in the group as well. Sir, do you both have any advice to give, like one word advice, ऐसा कुछ for the closing of the session? मज़े करो यार। और ऑल द बेस्ट गाइस, सब मजे करो यार, एग्जाम है, हो जाएगा, अच्छे से दो। ऑल द बेस्ट। और कुछ डाउट्स हो तो यू कैन हैव माय नंबर, और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यार एग्ज़ाम देने जाओ तो उसे अपना क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड समझो और करो मज़े, और क्या, बस यही है। Thank you, sir. So this brings to the end of the session. Thank you for your time and insights. So you both will get an online memento via mail and WhatsApp. And thank you, audience, for the participation. We wish all GATE aspirants the best and for your journey ahead as well. थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक गाइस। Both the guests will be added in the WhatsApp group, so you all can ask more doubts if you have. Thank you for joining the session.
Desai, I think we can end this meet here. Uh, Desai, कृतिका तुम लीव कर सकती हो.